हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evinkhati.in। आप जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। लेकिन आप सोच रहे हो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी चैनल पे है, बट जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है, सो दिस मीन्स ये जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में। हमने अपने बहुत सारी वीडियोस में देखा, कमेंट्स में देखा, जहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियोस बनाई गई हैं। अब इससे होगा ये कि अगर जब हम इंट्रोडक्शन में चैप्टर्स में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो जो चीजें हैं, वो आप समझोगे अपनी लैंग्वेज में, मतलब जिस लैंग्वेज में आप मैथ्स को पढ़ते आ रहे हो, तो आपको उन वर्ड्स का मतलब समझ आ जाएगा कि जो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज में इंग्लिश में वर्ड बोल रही हूँ वो हिंदी में उसका क्या मीनिंग है। तो उसके बाद जब आप एक्सरसाइजेस देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ऑल्सो हर चैप्टर के लास्ट में हमें चार्ट देंगे जिसमें वो वर्ड्स होंगे जो एक्सरसाइजेस में चैप्टर में यूज करे गए हैं, तो उसका हम ट्रांसलेशन देंगे कि इंग्लिश में ये वर्ड इस तरह से बोला जाता है जो हिंदी में ये है। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल होगा, आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी समझ लोगे और इन वीडियो से आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो समझ ही सकोगे। ओके, तो सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये समझने से पहले हम ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो एक तरह से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आगे जितनी भी संख्याएं, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी शुरू होती है 0 से, बाकी इसमें वही चलता है 1, 2, 3, 4 ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? इसमें हमारे पास प्राकृत संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? धनात्मक मतलब जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, इस तरह से कोई भी अगर नंबर है ये सब किसमें आते हैं? धनात्मक में। लेकिन इन्हीं संख्याओं में अगर मैं इसको लिख दूं -1, -2, -6 या फिर -294, तो अब ये जो आगे माइनस लग रहा है इससे ये संख्याएं ऋणात्मक बन गई, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही पूर्णांकों में आते हैं। मतलब ये सभी संख्या और साथ में जितनी ऋणात्मक संख्या है वो भी पूर्णांकों में आती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हमने जो पढ़ा हुआ था वो रिवाइज किया। अब बात जो हम कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी हमने पढ़ा हुआ है। परिमेय संख्या होता है ऐसी संख्याएं जो कि P/Q इस तरह से होती है, मतलब एक भिन्न के रूप में होती है। जैसे कि अगर मेरे पास है 2/3, तो ये 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि वो भिन्न की तरह है। इसी तरह से अगर मेरे पास है 6/9, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसके साथ साथ अगर मेरे पास मान लो सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो क्या 7 परिमेय संख्या होगा? अब देखो ये P/Q में तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इस 7 को मैं 7 में 1 लिख दूं, तो आप देखोगे कि ये अब क्या बन गया? एक भिन्न की तरह बन गया। मतलब ये भी एक, अगर खाली 7 भी केवल है तो वो भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, उसी तरह से परिमेय संख्या भी हमारे पास होती है धनात्मक। जैसे अभी हमने देखा 2/3, 6/9 या 7 इस तरह की कोई भी। इसमें भी आपके पास ऋणात्मक होती है, जैसे कि अगर यही होता -2/3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। कौन सी वाली? ऋणात्मक वाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या है उसमें जो आपका नीचे वाला हर है, जैसे यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपके पास संख्या है उसके नीचे 0 लग गया तो वो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा परिमेय संख्या भिन्न की तरह होती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो उसका नीचे वाला हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक चीज और,
अगर सिर्फ आप 0 लो तो ये 0 भी हमारे पास परिमेय संख्या माना जाता है, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। खाली 0 जैसे अभी हमने यहाँ पे 7 की बात करती, 7 परिमेय संख्या, इसी तरह से 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ आ गई। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म होते हैं। अब अलग अलग तरह के होते हैं और ये जितने भी हैं सबको हम इन 4 चीजों के आधार पर पढ़ेंगे, मतलब जमा करना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, इसके आधार पे हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास गुण धर्म है वो है संवृत्त। अब संवृत्त में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, 6 को 4 में मैं जमा करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 संख्याओं को, 2 प्राकृत संख्याओं को जमा किया, तो जो मेरे पास उत्तर आया वो भी प्राकृत संख्या आया। तो यही अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के साथ, मतलब कि अगर 2 परिमेय संख्याओं का आप योग देख रहे हो, मतलब उन्हें जमा कर रहे हो, तो क्या आपके पास जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो इसमें होगा हाँ, अगर हम 2 परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर मेरे पास है 2/4 और इसमें मुझे जमा करना है 6/4। अभी यहाँ पे जो मैं उदाहरण ले रही हूँ उसमें मैं हर एक जैसे ले रही हूँ ताकि हमें जमा करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/4। अब 8/4 एक परिमेय संख्या, मतलब कि अगर एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या में हमने जोड़ किया है तो उत्तर में हमारे पास परिमेय संख्या आएगा, मतलब कि योग में ये जो संवृत्त धर्म है ये चलता है। अब दूसरा आता है घटाना, मतलब कि माइनस कर रहे हो। अब यहाँ पे है कि अगर एक परिमेय संख्या में से हम दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो उत्तर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, तो मतलब ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है गुणा करना। अब यही बात करेंगे हम, 2 परिमेय संख्या का अगर आप गुणन कर रहे हो तो जो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आखिरी है विभाजन करना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बात करेंगे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ भाग कर रहे हो तो क्या उत्तर में परिमेय संख्या आएगा। वैसे अगर आप कोई भी उदाहरण लोगे तो उत्तर में परिमेय संख्या आएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, 6/4 ले लिया मैंने, ये एक परिमेय संख्या है। फिर मैंने 0 ले लिया, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अगर मैं भाग कर रही हूं तो उत्तर परिमेय संख्या नहीं आएगा। समझ में आया, क्योंकि अगर आप किसी को भी 0 से भाग करोगे तो उत्तर कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये हमारा संवृत्त है ये विभाजन में नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर आपने जो दूसरी परिमेय संख्या, दोनों में से कोई भी एक परिमेय संख्या को अगर 0 लिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और परिमेय संख्या लेते, जैसे कि इस तरह का कुछ लेते, तो ये इसका उत्तर भी परिमेय संख्या आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम विभाजन की बात करते हैं तो उसमें संख्या दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला गुणधर्म। अब आते हैं अगले पे। अब बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की, जो कि है क्रम विनिमयता। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं इस पे लिखूं a + b = b + a, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं तो उसको आप किसी भी क्रम में जमा करो तो वो बराबर ही रहेगा। समझ में आया क्या है, ये हमने लिखा। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। 4 + 3। ठीक है, तो a हमने यहाँ पे रखा 4, b रखा 3। अब इसको मैं कह रही हूँ कि ये बराबर होगा 3 + 4 से, मतलब 4 को 3 में जमा करो या 3 को 4 में जमा करो, वो बराबर होगा। देखते हैं, 4 में 3 जमा करेंगे क्या आएगा, 7, है ना। 3 में 4 जमा करेंगे 7, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी क्रम में हम जमा कर रहे हैं तो वो बराबर आ रहे हैं। अब यही बात करते हैं परिमेय संख्याओं में। अगर परिमेय संख्याओं में आप योग कर रहे हो, मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जमा कर रहे हो,
तो चाहे आप पहली और दूसरी करो या दूसरी और पहली, मतलब किसी भी क्रम में करो वो बराबर रहेगा। तो मतलब पहला वाला वो ये पहले आधार पे हाँ होगा कि वो बराबर होगा। दूसरा हम बात करते हैं घटाना, मतलब कि अगर एक परिमेय संख्या में से आप दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हो, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं 6/4, इसमें से हम 5/4 को घटा रहे हैं, तो उत्तर में मेरे पास आएगा 1/4। ठीक है, इसी का ही अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब 5/4 में से 6/4 को अगर हम गुणा करेंगे, अगर हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा -1, क्योंकि 5 में से 6 करोगे 6 बड़ा है तो ये मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, चाहे यहाँ पे संख्याएं बराबर है लेकिन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब क्रम विनिमयता घटाने में नहीं चलती। ठीक है, दूसरा है, फिर तीसरे नंबर पे है गुणा करना, मतलब दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में आप गुणा करो उत्तर वही आएगा, तो मतलब गुणा में भी ये चीज चलेगी। अब यही अगर हम विभाजन में बात करें तो ये नहीं होगा, मतलब कि जैसे अगर हम इसी को ही ले रहे हैं तो 6/4 को अगर आप भाग कर रहे हो 5/4 से, तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ऐसी आप कोई भी नंबर्स दे सकते हो उदाहरण के तौर पे और उसको करके देख सकते हो, तो विभाजन में ये नहीं चलेगा। तो मतलब क्रम विनिमयता जो है वो योग और गुणा में काम करती है, मतलब योग और गुणा में किसी भी क्रम में आप करोगे उत्तर वही रहेगा, लेकिन घटाने में और विभाजन करने में उत्तर सेम नहीं रहता। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा गुणधर्म। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब आते हैं तीसरे गुणधर्म पे। तो तीसरा हमारे पास है साचर्यता। इसमें क्या होता है, साचर्यता के हिसाब से अगर मेरे पास 3 संख्याएं हैं, मान लो A, B, C, तो मेरे पास ये 3 संख्याएं हैं। अब अगर आपके पास देखो कोई भी 3 संख्या है, मान लो आपके पास 2 + 3 + 4, अब इन तीनों को अगर आपको जमा करना है तो आप कैसे जमा करते हो सकता है हम ऐसे कहें 2 और 3 कितने हुए 5 और फिर उसमें 4 जमा कर दिया, या फिर 4 और 3 हमने देखा कितने हुए और उसमें 2 जमा कर दिया, मतलब पहले कोई 2 करोगे फिर उसमें तीसरा जमा कर दोगे। अब इसी को ही इन्हीं 3 संख्याओं में मान लो यहाँ पे मैंने पहली दोनों को करा और फिर जो आया उसमें तीसरी को जमा कर दिया, या फिर पहले की छोड़ दी बाद की दोनों को किया पहली वाली को उसमें जमा कर दिया, तो उत्तर दोनों में समान रहेगा, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है। अब यही चीज हम देखेंगे परिमेय संख्या के साथ। परिमेय संख्या में अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं तो उसमें अगर आपने पहली 2 जमा करी फिर तीसरी उसमें जमा करी, या पहली वाली छोड़ दी और बाकी की 2 जमा करके पहली वाली को जमा किया, तो वो बराबर रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो हमारे पास है 2/5 और इसमें हमें जमा करना है 3/5 और इसमें जमा करना है 6/5। ठीक है, अब ये 3 आपके पास परिमेय संख्या है। अब मैंने इसमें पहले इन दोनों को जमा कर रही हूं, तो मेरे पास आएगा 5 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया 5 और फिर इसमें जमा कर रहे हैं 6/5, तो क्या आएगा 5 और 5 में 6 करेंगे 11, तो हमारे पास आ गया 11/5। अब इसी को ही मैंने अगर आखिर की 2 पहले जमा कर लूं, मतलब इन दोनों को, तो ये आया 5, 6 और 3 को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब इसमें हम जमा कर रहे हैं जो हमने पहली की छोड़ी है, मतलब 2/5, तो ये आ गया 5 और 9 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो आपने देखा उत्तर हमारे पास दोनों में समान आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे पहला है अगर उसका योग कर रहे हो 3 संख्याओं का, तो इसका मतलब इस आधार पे सचारता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं घटाने पे। अब जो यहाँ पे हम जमा कर रहे थे, अगर यही होता कि इसको घटाना है, मतलब आपके पास 3 संख्याएं हैं और आप उनको एक दूसरे में से हमें उन्हें घटाना है, तो परिमेय संख्या में या अगर वैसे भी करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा। उदाहरण ले लेते हैं इसमें भी एक बार,
आसान से हम यहाँ पे संख्याएं ले लेते हैं, 6/7, 8/7 और 2/7, इस तरह से लेते हैं। अब इन तीनों को आपको घटाना है, तो मान लो पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम हर बराबर इसलिए ले रहे हैं ताकि छोटा सा उदाहरण हो गया, आपको बस समझाने के लिए ले रहे हैं। तो ये आ गया 7, 6 में से 8 गए 2, लेकिन माइनस का, और साथ में ये आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 3 4, 4/7, लेकिन माइनस का। अब यही चीज अगर हम इस तरह से करते, वही उदाहरण लिख रहे हैं, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं पहले, तो कैसे करेंगे? तो ये हम पहले इन दोनों को ले रहे हैं, ये आ गया 7, 8 में से 2 गया 6, ये आएगा प्लस का 6/7, ये आ गया 7, और अब इन दोनों को करेंगे तो ये आ गया 12/7। तो आप देखोगे ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारा सहचरता है वो घटाने में नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3 संख्याओं को गुणा कर रहे हो, तो वो पहले चाहे आप आगे की 2 लो या तीसरी वाली को पहली वाली से करो, किसी भी क्रम में करो, वो उत्तर हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तीसरा है और आखिरी है हमारे पास विभाजन करना। विभाजन करने में भी यही रहेगा कि अगर आपके पास 2 संख्या और उनको आप इस तरह से भाग कर रहे हो, तो वो बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको जो मेन चीज या ध्यान में रखनी है वो ये रखने की जो अलग अलग हमारे पास गुण धर्म है वो किस किस में चलते हैं, किस किस में नहीं। तो हमने देखा सहचरता हमारे पास योग और गुणा कर रहे हो तो चलेगा, अगर घटा रहे हैं या विभाजन कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात करते हैं हम वितर्कता की। वितर्कता में क्या होता है, पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से दे रखा है, तो इसको आप कैसे इसको हल निकालोगे? तो हम क्या करते हैं, ये बाहर 4 है और अंदर कोष्टक में हमारे पास है x + 6। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को पहले x से गुणा करते हैं, फिर उसमें जमा करते हैं 4 को 6 से गुणा करके। जैसे कि 4 को x से करेंगे तो ये आएगा 4x, फिर जमा करना है तो यहाँ पे जमा लिखा हमने, और अब 4 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो ये आ गया 4x + 24। इस तरह से हम करते हैं। अब यही चीज हमारे पास परिमेय संख्या में भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपके पास है a/b और इसको गुणा करना है c/d + e/f। अब ये जो यहाँ पे a/b, c/d और e/f है, ये सब एक उदाहरण की तरह मेरे परिमेय संख्या है। तो अगर आपको इसका हल निकालना है तो हम a/b को पहले गुणा करेंगे c/d से, तो a/b को गुणा करेंगे c/d से और फिर उसमें जमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जमा चिन्ह है, तो इसको जमा करेंगे a/b को e/f से गुणा करके। तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकालेंगे। अब ये जो हम पहले इससे कर रहे हैं गुणा, फिर इससे गुणा कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वितर्कता करना। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमारे पास कोई भी प्रश्न होगा तो हम उसका जो हल है इस तरह से निकालते हैं। अगर जैसे यहाँ पे जमा था, अगर इसकी जगह यहाँ पे ये होता तो हम क्या करते, वही होता ही, इसको इससे गुणा करेंगे फिर इसको इससे गुणा करेंगे, लेकिन नीचे जो हम जमा कर रहे हैं इसको फिर घटा देते। ठीक है, तो चाहे ये जमा का हो घटाने का हो, दोनों में इसी तरह से करना है कि बाहर वाला अंदर जितने भी है उनसे गुणा होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जो हमारे अगले टॉपिक है उनका नाम है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये दोनों होते क्या है, पहले बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। अब इसकी जो आपके पास प्रश्न आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं, हो सकता है आपको एक परिमेय संख्या दी जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 6/11। अब इस आपको परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो योज्य प्रतिलोम कैसे लिखोगे आप, अगर आपके पास जो संख्या दे रखी है वो धनात्मक है तो उसको आप ऋणात्मक बना दोगे, अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना दोगे। कैसे, जैसे ये 6/11 हमारे पास धनात्मक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस माना जाएगा, मतलब ये क्या हो गई, धनात्मक। तो इसका ऋणात्मक क्या होगा,
6/11, मतलब कि 6/11 का अगर आप योज्य प्रतिलोम लिखोगे तो वो -6/11 आएगा। इसी तरह से अगर -2/3 इसका आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, वो 2/3। समझ में आया? मतलब धनात्मक ऋणात्मक बन जाएगा और ऋणात्मक होगा तो उसे धनात्मक बना देंगे। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, यही उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपको अगर दिया जाए कि इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम में जो आपका अंश है वो हर बन जाता है और जो हर है वो अंश बन जाता है। मतलब 6/11 है तो ये 11/6 बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा। जैसे अगर है -2/3 तो ये हो जाएगा -3/2। माइनस का माइनस ही रहेगा, बस इसका ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं अगर आपको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे अंकित करना है तो कैसे करेंगे। देखो, परिमेय संख्या हमें पता है भिन्न की तरह होते हैं, तो जैसे हम भिन्नों को अपनी उस संख्या रेखा पे करते हैं उसी तरह से हम परिमेय संख्याओं को भी अंकित करते हैं। अब रेखा सबको पता है, संख्या रेखा इस तरह से होती है जिसके बीचों बीच हमारे पास 0 होता है और इस तरफ आपके पास धनात्मक संख्याएं होती हैं और इस तरफ आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब हमें मान लो हम एक उदाहरण ले लेते हैं 2/5। अब इस 2/5 को आपको इस वाली संख्या रेखा पे खींचना है, अंकित करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये 2/5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे। तो 5 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 0, यहां लग जाएगा बिंदु, ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 4। तो मतलब हमारे पास आ गया 0.4। अब 0.4 का क्या मतलब है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। मतलब ये जो हमारी परिमेय संख्या है ये 0 और 1 के बीच में आएगी। तो हम यहाँ पे अब रेखा बनाते हैं इस तरह से, यहाँ 0 ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें इन दोनों के बीच में ही बनानी है, तो सिर्फ 0 और 1 ले रहे हैं हम। अब आपको क्या करना है, नीचे देखो हर हमें 5 दे रखा है, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में इसको 5 भागों में बांट देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। 5 भागों में हमने इसको बांट दिया। अब ये जो पहला वाला है ये होगा 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5 और ये 1 आ जाएगा 5/5, जो कि कट के 1 होता है। तो हमें क्या अंकित करना था, 2/5, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास परिमेय संख्या दे रखी होगी तो उसको भाग करके सबसे पहले आप देखोगे कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहे हैं और फिर उसको इस तरह से अंकित कर दोगे। अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर यही हमारे पास ऋणात्मक होती, मतलब -2/5 होता, तो सेम वही करते, वैसे ही आप भाग निकालते, लेकिन फिर ये 0 और 1 नहीं, 0 और -1 के बीच में होती। ठीक है, तो हम इस तरफ को रेखा लेके जाते हैं और उसी तरह से 5 भागों में डिवाइड करके हम अंकित कर देते -2/5। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है दो परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या। अब इसका क्या मतलब होता है, उदाहरण पहले हम साधारण सा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 और यहाँ लिख रही हूँ 7 और मैं आपसे पूछूं 4 और 7 के बीच की संख्याएं बताओ, तो सबको पता है 5 आता है, 6 आता है ना। 4 और 7 के बीच में 5 और 6 आते हैं। उसी तरह से अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी जाएं और कहा जाए कि इनकी बीच की संख्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम उदाहरण में ले लेते हैं, एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, एक धनात्मक संख्या ले लेते हैं। अब इन दोनों आपके पास ये जो परिमेय संख्या है इसकी बीच की संख्याएं निकालनी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले जो उनके हर हैं हम वो
बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 10 है तो दोनों को हमें बराबर करना है। कैसे कर सकते हैं? 5 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो मतलब दोनों को हम 10 बना सकते हैं। ये हमने जब भिन्न वाले चैप्टर करे हैं पिछली क्लासेस में तो हमने सीखा हुआ है। तो पहला मैंने लिया, अब 5 को 10 बनाना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया -4 और ये आ गया 10। इसी तरह से इसको लेंगे, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 5 और नीचे आ गया 10। अब हमारे पास आ गया -4/10 और 5/10। अब इन दोनों में जो नीचे हर है वो समान है, तो हम ऊपर वाले देखेंगे। अब -4 और 5 के बीच में नंबर हो सकते हैं, जैसे कि -3, लेकिन अपॉन में 10 लिखेंगे। -3/10 या फिर -2/10, -1/10, 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। इस तरह से बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब अगर मान लो कि आपको बोला जाए 10 संख्या निकालनी है और इन दोनों के बीच में आपको 10 संख्याएं नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमने 5 और 2 को 10 बनाए तो हम इससे और बड़ी संख्या बनाएंगे। जैसे हम दोनों को 20 भी बना सकते हैं। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो आपको इससे और ज्यादा संख्याएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, ये हमारा टॉपिक लास्ट था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया था अब आपको एक चार्ट देंगे जिसमें इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करके बताएंगे, जो हिंदी के आपके वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला है प्राकृत संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है पूर्ण संख्या जो कि होता है होल नंबर्स। पूर्णांकों को हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद है धनात्मक संख्या जो कि होते हैं पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर। परिमेय संख्या जो चैप्टर का नाम है वो होता है रैशनल नंबर्स। उसके बाद है हमारे पास गुणधर्म जो कि हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज को। उसके बाद है हर मतलब कि डिनोमिनेटर, अंश मतलब कि न्यूमिरेटर। उसके बाद है जो हमने प्रॉपर्टीज करी थी, सहचारता मतलब एसोसिएटिव। उसके बाद है वितर्कता जो कि होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम होता है एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और व्युत्क्रम हमारा होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये चार्ट है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो ताकि जब एक्सरसाइजेस के आप क्वेश्चंस करो तो ये चार्ट आपको हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम किसी और चैप्टर के साथ फिर से आएंगे। कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस किस तरह की लग रही है, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।